राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? कुछ स्लाइसेस ऑफ केक दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। आपको बताना है कि केक का मैक्सिमम टेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम टेस्ट क्या होगा किसी भी केक का? मैक्सिमम सम ऑफ टू एडजेसेंट पीसेस, ठीक है। तो और एक ऑपरेशन भी आपको दिया हुआ है अलाउड, एक बार आप कर सकते हैं कि किसी भी एक सबसेक्शन को, ठीक है, आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार अपन देखते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया है, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। ये 5, 2, 1, 4, 7, 3, ये सभी पीसेस दिए हुए हैं केक के, ठीक है। इसका मैक्सिमम टेस्ट क्या हो सकता है? वेल, मैक्सिमम सम क्या हो सकता है दो एलिमेंट का, ठीक है। तो दो एलिमेंट अगर मैं उठाना चाहूँ तो मैं हमेशा जो फर्स्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट है उनको उठाऊंगा, ठीक है। और उन दोनों का सम ही होना चाहिए, मैक्सिमम सम ऑफ टू एलिमेंट्स पॉसिबल। तो इस केस में क्या वो आना चाहिए? इस केस में आना चाहिए 12, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि हमेशा ये पॉसिबल होगा कि आपका जो टेस्ट हो वो मैक्सिमम सम ऑफ टू एडजेसेंट एलिमेंट्स के इक्वल हो, और दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम सम ऑफ टू लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। और वो कैसे होगा? ठीक है, यहां पर एक बार देखते हैं। आप क्या करो कि हमेशा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज छोड़ दो, और फिर सेकंड लार्जेस्ट अगर लेफ्ट में दिया हुआ है, तो जहां पर से सेकंड लार्जेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां पर से सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको मिला, वहां से शुरू करके यहां तक जहां पर मतलब आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है उसके एक पीछे तक का आप एलिमेंट को रिवर्स कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4, 1, 2, 5, 7, 3, ठीक है। अब यही चीज अगर इसके राइट में होता तो आप क्या कर सकते थे? ऐसा बिल्कुल आप ऐसा कर सकते थे। मान लेते कुछ एरे आपका इस तरीके से था, 3, 7, 4, 1, 2, 5, ठीक है। इस केस में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपका 7 है, और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है आपका? 5 है। आप क्या करो कि 7 के जस्ट बाद से शुरू करो, और जब तक आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक एक सबसेक्शन ले लो, ठीक है। जैसे आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया, वहां से मतलब फिक्स कर लो अपना जहां से आपको रिवर्स करना है, और फिर इस सेगमेंट को रिवर्स कर दो। इस सेगमेंट को जैसे ही आप रिवर्स करोगे आपका एरे कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, 4, 7, 5, 2, 1, 4। अगेन अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हम सम ऑफ मैक्सिमम लार्जेस्ट टू एलिमेंट का सम ही निकल के आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट, यहाँ पर भी मैक्सिमम टेस्ट वही निकल के आ रहा था, मैक्सिमम सम ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। जो लार्जेस्ट टू एलिमेंट्स हो गए उनका सम। तो ये हमेशा पॉसिबल है कि हम लार्जेस्ट टू वैल्यूज का सम, लार्जेस्ट टू वैल्यू जो भी है एरे के, उनका सम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक को हम फिक्स कर लेंगे और दूसरे को अपन इसी तरीके से रिवर्स करके हमेशा उसके जस्ट एडजेसेंट बना सकते हैं। अब इस केस में अगर अपन देखें, 32, 78, इसमें अगर आप देखो तो फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों 78 ही है। तो अपन क्या करेंगे, एक 78 को फिक्स कर लेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि दूसरा जो सेकंड हाईएस्ट है, मतलब अगेन यहाँ पर 78 ही है, उसको इसके एडजेसेंट में लाया जाए। तो ये तो ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 156 सम। यहाँ पर अगर अपन देखें तो 69, 54 एंड 91। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कौन है? 91। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? 69। अपन कोशिश करेंगे कि ये वाला 69 यहाँ पर आ जाए, मतलब 91 के जस्ट लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। अगेन पॉसिबल, यहाँ से सेक्शन शुरू करेंगे, यहाँ तक रिवर्स करेंगे, ठीक है। और मतलब जो लार्जेस्ट है उसके जस्ट पहले तक रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 54, 69, 91। और मैक्सिमम सम ऑफ टू एडजेसेंट एलिमेंट क्या आने वाला है आपका? यहाँ पर 160 आने वाला है आपका, ठीक है। अगेन पॉसिबल। और कहीं पर भी आप देख सकते हैं, ये हमेशा ही ये पॉसिबल होगा कि आप सम, जो मैक्सिमम सम आप रिटर्न कर सकते हैं, वो जो मैक्सिमम टू एलिमेंट है ना, लार्जेस्ट टू एलिमेंट है, उनका ही सम आप और हमेशा ऑब्टेन कर सकते हैं, बस दैट्स इट। किस तरीके से ऑब्टेन करना है वो भी हमने देखा। और अगर सिंपल सिंपल बात किया जाए तो किस तरीके से हम करेंगे एरे में, ऑब्वियसली हम इस तरीके से रिवर्स करके नहीं देखेंगे, सीधा सीधा हम एरे में इनपुट ले लेंगे, उसके बाद फिर एरे को सॉर्ट कर देंगे। और अगर आप सॉर्ट नहीं भी करना चाहते तो आप मैक्सिमम एलिमेंट और सेकंड मैक्स एलिमेंट आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टू वेरिएबल्स, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और अदरवाइज बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन हो जाएगा अगर अपन सॉर्ट कर लें और
लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट का सम इधर से रिटर्न कर दो। तो मैंने क्या कोड किया है इसका, एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीज किस तरीके से करना है। तो ये रहा मेरा कोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया एरे के एलिमेंट्स को, ठीक है, जो कि केक का टेस्ट बता रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो सम ऑफ टू लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको मैंने रिटर्न कर दिया, एंड इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू गेट। वेल, आज का दूसरा सवाल। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देने का कोशिश किया है, पर ये क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, आपको एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। आपको उस स्ट्रिंग में एक प्रीफिक्स को खोजना है जो एज अ सबस्ट्रिंग रिपीट हो रहा हो इसी स्ट्रिंग में, ठीक है। और उस प्रीफिक्स को आपको इरेज कर देना है, और ये प्रोसेस आपको तब तक करते रहना है जब तक कोई भी आपको प्रीफिक्स मिलना बंद नहीं हो जाए जो कि रिपीट कर रहा हो एज अ सबस्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर ए बी एज अ प्रीफिक्स आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आप ए बी को रिमूव कर दो। आपको सी मिल रहा है एज अ प्रीफिक्स यहाँ पर, एज अ सबस्ट्रिंग यहाँ पर मिल रहा है, तो सी को आप रिमूव कर दो। फिर अगेन आपका जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से बचा, ए बी डी सी। अब आप देख सकते हो कि कोई भी प्रीफिक्स आपका एरे का रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप अगेन कुछ भी रिमूवल नहीं करोगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्टेंट स्ट्रिंग बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है। तो अगेन अगर आप प्रीफिक्स प्रीफिक्स खोजने चलो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग जाएगा कि आप खोजोगे कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कौन सा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ए आपने खोजा, फिर बोला कि चलो ए तो मिल गया, फिर क्या ए बी हो सकता है, क्या ए बी सी हो सकता है, ठीक है। उसको हटा के मैं बोलता हूं कि बस आप वन कैरेक्टर एट अ टाइम खोजो, ठीक है। इससे क्या फायदा हो जाएगा एक बार अपन देखते हैं। ए बी सी, ए बी डी सी। मैं बोल रहा हूं कि अगर ए आ रहा है इस स्ट्रिंग में आफ्टर दिस, मतलब इसके बाद भी कोई कभी ए आ रहा है, तो मैं लॉन्गेस्ट खोजने के बजाय सीधा सीधा इसको रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये लॉन्गेस्ट इसके बाद भी कोई प्रीफिक्स का ये हिस्सा होगा, मतलब ए के बाद कुछ ए बी वाला पार्ट का हिस्सा होगा, कुछ ए बी सब प्रीफिक्स आ सकता है। तो अगेन अगर ये ए के बाद है बी, ठीक है, तो ये बी भी तो रिमूव होगा ही ना बाद में। इस ए के रिमूव कर देने से इस बी को रिमूवल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ए को रिमूव कर दिया है, ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर किसको खोजने वाला हूँ, बी को खोजने वाला हूँ। अब बी देख लो, ए के जस्ट बाद ही मिल गया है मुझे, ठीक है, तो बी को तो अगेन मैं रिमूव कर ही सकता हूँ। अगर मैं ए को पहले रिमूव कर दे रहा हूं तो उससे बी के रिमूवल में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि बी एज ए सबस्ट्रिंग तो आ ही रहा है इस स्ट्रिंग में ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वन कैरेक्टर एट अ टाइम खोजेंगे। और इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आप क्या कितने देर तक खोजते रह जाओगे कि कितना बड़ा प्रीफिक्स है जो कि अगेन स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है। आप स्ट्रिंग को बढ़ाते जाओगे, प्रीफिक्स को बढ़ाते जाओगे जब तक मिलेगा तब तक। फिर जब से मिलना नहीं बंद हो जाएगा तब आप फिर रुक जाओगे। फिर अगेन बहुत ही ये हेक्टिक काम हो जाएगा। इससे सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप क्या करो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ए पे गए, आपको ए मिला, आप प्रीफिक्स ए को रिमूव कर दो, ठीक है। अब बी पे गए, बी जस्ट आपके ए के बाद मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, बी को रिमूव कर दो। सी पे गए आप, सी यहाँ पर ए बी के बाद तो नहीं है, पर हाँ सी यहाँ पर है, कोई बात नहीं, रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ए बी सी, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ए बी के बाद ही सी आएगा तो ही अपन रिमूव कर सकते हैं। सी कहीं पर भी आ जाए अपन रिमूव कर सकते हैं, वैसे बी कहीं पर भी आ जाए इस इंडेक्स के बाद तो रिमूव कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स का बोलने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अगर कोई भी कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है इस इंडेक्स के बाद, तो अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट, वेरी सिंपल। अगर ये पॉइंट आप समझ जाते हो तो कोड आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टर है वो इस इंडेक्स के बाद अगर इस स्ट्रिंग में रिपीट हो रहा है तो आपको उस कैरेक्टर को रिमूव कर देना वहां से। और अगर वो कैरेक्टर वहां से रिपीट नहीं हो रहा है उस स्ट्रिंग में, तो वहां से आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लें, ए बी सी, ए बी डी सी। क्या आपका ए रिपीट हो रहा है इस इंडेक्स के बाद? हाँ रिपीट हो रहा है, डिलीट कर दो। क्या यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है आपका? जी हाँ रिपीट हो रहा है, बी को रिमूव कर दो। क्या सी रिपीट हो रहा है? जी हाँ सी को रिपीट कर डिलीट कर दो। क्या आपका ए रिपीट हो रहा है? जी नहीं, ए तो आपका कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो बस अगर ए नहीं मिल रहा है तो ए से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग कहाँ से मिलेगा? बस यहीं पर कहानी खत्म। अगर अपन एक दो और टेस्ट केस देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि ये कोड फोर्सेस वाला देख लेते हैं, सी ओ डी ई एफ ओ आर सी ई एस, ठीक है। यहाँ पर सी क्या अगेन एज ए सबस्ट्रिंग दिख रहा है कहीं पर? जी हाँ दिख रहा है।
तो इसको रिमूव कर दो। यहाँ पर ओ क्या अगेन दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है, इसको डिलीट कर दो। डी अगेन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपना कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स जो है वो स्टार्टिंग से शुरू होगा, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वहां से शुरू होगा, ठीक है। और ये दोनों कैरेक्टर आपके रिमूव हो चुके हैं, तो अभी फर्स्ट कैरेक्टर आपका डी बन चुका है, ठीक है। तो क्योंकि डी ही नहीं है, तो डी से स्टार्ट होने वाला सबस्ट्रिंग कहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। बस यहीं से आपको ब्रेकआउट कर जाना है। अगेन ये सब आप देख सकते हो, मतलब हर जगह पे उसी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा। बस आपको क्या एक चीज ध्यान रखना है कि इस इंडेक्स के बाद वो कैरेक्टर अगर रिपीट हो रहा है तो इस कैरेक्टर को आप रिमूव कर दो, बस दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट। अब इसको कोड में किस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा कोड। मैंने क्या किया कि मैंने इसको स्टोर कर लिया एक मैप में, ठीक है। मैप में हर कैरेक्टर का मैंने काउंट स्टोर कर लिया। जैसे कि अपन देख लेते हैं कोड फोर्सेस वाला एग्जांपल, CODEFORCES। अब मैंने क्या किया कि मैंने हर कैरेक्टर का काउंट स्टोर कर लिया। तो सी का काउंट हो गया 2, ओ का काउंट हो गया 2, डी का काउंट हो गया 1, ई का काउंट हो गया 2, एफ का काउंट हो गया अगेन 1। तो इस तरीके से मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का काउंट को स्टोर कर लिया। आर का हो गया अगेन 1 और एस का हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी का कितना अकरेंस है एक एक कैरेक्टर का, उसका मैंने काउंट स्टोर कर लिया। अब फिर मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द 0th इंडेक्स, मैं यहाँ से चालू करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि क्या इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये एक ही बार अकर कर रहा है। तो नहीं, सी का तो अकरेंस अभी 2 बार है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक तो इस इंडेक्स पे आ रहा है और इसके बाद भी कभी भी आ ही रहेगा, ठीक है। तो नॉट लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये तो अभी ग्रेटर देन 1 है। ये तो अभी 2 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसके इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। पर हाँ, यहाँ पर से अपन एक रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग अपन ने एक ये सी स्किप कर चुके हैं, ठीक है। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आए अपन ओ ओ पे, तो देखेंगे कि क्या ओ का काउंट ग्रेटर देन 1 है। जी हाँ, ओ का काउंट ग्रेटर देन 1 है। तो अगेन क्या करेंगे अपन, यहाँ पर से एक ओ को कम कर देंगे, क्योंकि ये अपन डिलीट कर चुके हैं, तो इस ओ को अपन रिमूव कर देंगे। अगेन डी पे है, क्या डी का काउंट ग्रेटर देन 1 है? नहीं, डी का काउंट तो जो है वो इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी इस इंडेक्स के बाद दोबारा कभी आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस डी को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो जहां पर से भी आपको ऐसा कैरेक्टर मिल जाए कि वो रिपीट नहीं हो रहा हो उस इंडेक्स के बाद, वहां से आप ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और आई को मैंने यहाँ पर कंटिन्यूएशन में रखा है, तो जहां से भी मेरा ब्रेकआउट होगा वहां से मैं आउटपुट करा दूंगा इस स्ट्रिंग को, ठीक है। क्योंकि वहां से मुझे कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिलने वाला जो एज अ सबस्ट्रिंग रिपीट हो रहा हो। सो दैट्स इट, दैट्स द सिंपल कोड। तीसरा सवाल, ठीक है। ये जो सवाल है वो क्वेश्चन ऐसे लॉजिकली तो वो तो टफ नहीं है, पर हाँ इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा सा टफ लगा मुझे, और बस उसी के लिए मुझे लगता है कि ये सी क्वेश्चन है, अदरवाइज इट वाज सिंपली अ बी क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक केक दिया रहेगा और एक आदमी है उस केक को डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक केक है, तो पहले तो एक पूरा केक है, उसको वो काटा, वो दो हाफ में डिवाइड किया, फिर उन दोनों हाफ में से किसी एक हाफ को सिलेक्ट करके और फर्दर डिवाइड कर सकता है, और फर्दर ये डिवीजन करते जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको वो पूरा केक नहीं देंगे, आपको वो डिवाइडेड केक देंगे। आपको बताना है कि क्या इन सभी डिवीजन को जोड़ करके एक कंप्लीट जो सर्कुलर केक होता है, क्या उस तरीके का केक बन सकता है क्या, ठीक है। अगर बन सकता है देन यू हैव टू रिटर्न यस, अगर नहीं बन सकता है देन यू हैव टू रिटर्न नो। बस इतना सा क्वेश्चन है। तो देखते हैं अलग अलग क्या केस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक चीज देखने वाला है, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि केक का जो भी मास है वो डिवीजन से कंजर्व रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ केक। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा केक है, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड किया, तो ये फर्दर क्या हो गया, 10 और 10 में ब्रेक करेगा, ठीक है। अब इस 10 को मान लो मैंने पकड़ के और डिवाइड किया, तो ये हो गया फर्दर 5 और 5। अब इस 5 को फर्दर मैंने और डिवाइड किया, तो ये हो गया 3 और 2। हाँ, इस तरीके से डिवाइड होगा। अगर कोई ऑड वैल्यू है, ठीक है, तो एक इसका फ्लोर वैल्यू आएगा और एक उसका फ्लोर वैल्यू आएगा, एक सीलिंग वैल्यू आएगा, मतलब एक, मतलब 5/2, एक ये वैल्यू आएगा
और एक वैल्यू आएगा 5/2, 5 + 1/2, ठीक है, एक ये वैल्यू आएगा। तो अगर ऑड नंबर है तो ये अगेन आपका दो सेपरेट नंबर आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 2, एक ये आ जाएगा 3। अगर इवन नंबर है जैसे कि 6/2 था और 7/2, तो दोनों ही केस में आपका 3 वैल्यू रिटर्न होगा। तो ये तरीका होता है फ्लोर और सीटिंग निकालने का, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, और नहीं भी तो ये सिंपल ही चीज है, यहाँ पर से समझ में आया होगा। और मान लेते हैं इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं, इसको 1 1 में डिवाइड कर देते हैं, इसको अपन 2 1 में डिवाइड कर देते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं कि हमने इस केक को कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, कितना ज्यादा कट कर दिया है। पर आफ्टर मतलब एडिंग अप ऑल द रिमेनिंग पीसेस, आपका ये जो एक्चुअल वेट था ना केक का, वही आपको मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर इसका एक्चुअल वेट था कितना, 20। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका वेट है 5 + 3 + 2, which is again 5 only, 3 + 2 5 only, and 5 + 5 10 only, and 10 + 10 20, ठीक है। तो आपने देखा कभी हमने ऑड को डिवाइड किया, कभी हमने इवेंट को डिवाइड किया, पर इवेंचुअली जो भी एक्चुअल वेट था केक का, वो सम अप करने से सभी पीसेस को मिलने चाहिए हम लोग को, ये वी आर अश्योर्ड अबाउट इट, ठीक है। अब अलग अलग केसेस लेते हैं और उसको जब अपन ड्राई रन करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे कि एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर तो एक ही केक है, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, तो हाँ ये तो पॉसिबल है ही, क्योंकि एक ही पीस ही है, तो ये कम्प्लीटली एक ही केक है। और इस एग्जांपल पे चलते हैं। इस केस में हमारे पास कितने केक पीसेस है, 3 केक पीसेस है। एक का लेंथ है, एक का साइज है 2, एक का वेट है 2, अगले का वेट है 3, अगले का वेट है 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक्चुअल वेट निकाल लेते हैं। एक्चुअल वेट केक का क्या होना चाहिए, 2 + 3 + 1 6, ठीक है। तो 6 वाले केक को अपन डिवाइड करना चालू करते हैं। तो 6 वाले को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पीस मिलेगा, एक मिलेगा 3 kg का और वॉट एवर यूनिट, और अगला भी 3 यूनिट का मिलेगा। फिर एक 3 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3 तो है, ठीक है। तो एक 3 हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो डिवाइड हुआ है ना, वो 3 वही वाला पीस है, ठीक है। अब फर्दर इसमें एक पीस है जिसका वेट है 2, एक पीस है जिसका वेट है 1, और आपके पास यहाँ पर एक पीस है जिसका वेट है 3। अगेन आप देख सकते हैं कि इसका वेट तो उन दोनों से ज्यादा है, तो इसको फर्दर डिवीजन का जरूरत है। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग। इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे आप, तो इसका एक वेट निकलेगा 1, एक वेट निकलेगा इसका 2, ठीक है। सीलिंग और फ्लोर अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड करके हमें दो पीस मिला है, 2 and 1, और एरे में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो भी है 2 and 1। तो इसका मतलब कि इन सभी को डिवाइड करके, इन सभी को मतलब 1 2 3 वाले जो एरे में जो एलिमेंट थे 1 2 and 3, इन सबको जोड़ करके एक कंप्लीट केक हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये केस हो गया यस वाला। एक नो वाला भी केस देख लेते हैं। जैसे इस केस पे अगर आप देखें तो 2 + 3 + 3 6 8, ठीक है, 8 है। तो इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं, ये हो गया 4 और 4 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब फर्दर आप इस 4 को डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 and 2, ठीक है। तो एक 2 वाला समझ लेते हैं कि ये इसको नलीफाई कर दिया। ये वाला जो 2 डिवाइड हो गया है, ये वाला 2 था, ठीक है। और ये वाला जो 3 एलिमेंट है, और दो 3 अपन को खोज रहे हैं, और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीस है 2, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पीस है 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं। तो इस 2 वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 and 1, और यहाँ पर आपके पास 1 तो कोई है नहीं। यहाँ पर अगेन आप आगे बढ़ोगे तो ये 4 को आप डिवाइड करोगे तो ये 2 2 हो जाएगा, और फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे तो ये सब टूट करके 1 हो जाएंगे। और अगेन आपके पास 1 तो एक भी जरूरत है नहीं, और आपके पास 3 3 का जरूरत था, और 3 3 तो आपको एक भी मिला नहीं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से 2 3 3 से एक एक्चुअल केक आप नहीं बना सकते। और एक चीज आपको ब्रेक करने के लिए एक ये भी मतलब एक हिंट हो सकता है कि जब आपका नंबर ऑफ केक जब आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपका नंबर ऑफ केक्स अगर ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ केक्स एक्चुअल जितना आपके पास है, तो कभी भी आप उससे एक्चुअल केक तो नहीं बना सकते। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि जब हम लोग इस स्टेज पे थे, ठीक है, इस स्टेज पे थे, हमारे पास ये रिमेनिंग एरे में दो एलिमेंट थे 3 and 3, और हमारे पास यहाँ पर भी दो एलिमेंट थे 4 and 2, ठीक है। हम सबसे बड़े वाले पीस को डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 and 2। अगेन कोई भी पीस इससे मैच नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ भी हटाना नहीं है, फर्दर हमें डिवाइड करने की कोशिश करना है। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पीस ऑलरेडी हैं। अगर हम इन 3 पीस को डिवाइड करेंगे तो ये फर्दर 3 से
4 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से 4 हो जाएगा। और फर्दर डिवाइड करेंगे तो बढ़ने ही वाला है, 3 से तो और बढ़ेगा ही। आप किसी भी तरीके से आप दो केक को जोड़ तो नहीं रहे हो ना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर चुके हो, अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट जितना आपका बचा है एरे में, उससे ज्यादा हो जा रहा है कभी भी, तो इसका मतलब कि आप इलीगल, इनवैलिड पे पहुंच गए हो। वहां से आपको डिवीजन रोक देना चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द मेक अ कंप्लीट केक विद द गिवन एलिमेंट्स इन द केक, ठीक है। तो इस केस में आपको मना कर देना चाहिए। और फर्दर, मतलब उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये एक ब्रेक करने का पॉइंट बन सकता है। और नहीं ब्रेक करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, शायद फर्दर टीएलई हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर मुझे कॉमन ऑब्जर्वेशन दिखा तो मैंने सोचा इसको शेयर कर दूं। एक इस वाले एग्जाम्पल को भी अपन देख लेते हैं। इसमें 6 एलिमेंट है और 6 के 6 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ द केक। अगर ये वैलिड है तो इनके सम के इक्वल होना चाहिए टोटल वेट ऑफ द केक। इसको अपन डिवाइड करते हुए हो जाएगा 3 3। इसको अगेन 3 तो है नहीं, फर्दर डिवीजन का जरूरत है, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1। अगेन इसका भी एक हो जाएगा 2, इसका भी एक हो जाएगा 1, ठीक है। अब फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 1 पीस मिला केक का और एक अगेन 1 वेट का केक मिला। तो ये दोनों नलीफाई हो गए, हम लोग मान लिए कि यही दोनों पीसेस थे, ठीक है। फर्दर अपन इसको डिवाइड करते हैं 2 को, ये 2 फर्दर डिवाइड हो गया 1 1, ये 2 भी अगेन फर्दर डिवाइड हो गया 1 1। तो अगेन आप देख सकते हैं कि अब आपके पास 4 1 डिवाइडेड पीस है और एरे में भी आपके पास 4 1 के डिवाइडेड पीसेस हैं। तो इसका मतलब कि हाँ, अगर आप इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप एड अप करो तो आप एक कंप्लीट केक बना सकते हो जिसका वेट होने वाला है 6। तो बस यही छोटा सा लॉजिक है और दो छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन है, और अब इन्हीं सब को अपन करने वाले हैं इम्प्लीमेंट थ्रू कोड, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है। मैंने किस तरीके से किया मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एरे में इनपुट ले लिया सारे एलिमेंट्स को, विच इज द नंबर ऑफ केक्स, मतलब जो छोटे छोटे पीसेस है। अगर आपका नंबर ऑफ पीसेस ही 1 है, मतलब कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा पीस है, तो वो तो एक्चुअल केक ही है। तो यहाँ पर इसे रिटर्न कर देना आपको यस। और फर्दर आपको क्या करना है, आपको सब जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं एरे के, उन सब का आपको सम ले लेना है, ठीक है, सम ले लेना है। और सभी को मैं मैप में स्टोर कर दूंगा, जैसे कि 1 1 वाले एग्जांपल पे ही चलते हैं, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो फर्दर इसका पूरे के पूरे जो पीसेस है उनका सम क्या हो जाएगा वेट का 6। और सबको मैं मैप में पुश कर देता हूँ, जितने भी मुझे अलग अलग एलिमेंट मिल रहा है, अलग अलग वेट के केक मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मैप ऑफ 1 6, क्योंकि सभी 1 वेट के ही 6 केक है। तो अगेन मैप ऑफ 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। और एक प्रायोरिटी क्यू मैं बना लेता हूँ और प्रायोरिटी क्यू मैं पुश कर देता हूँ, ये जो सम है ना, जो एक्चुअल सम ऑफ द केक्स है, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन फॉलो करें उसको पुश कर देते हैं अपन। और फर्दर अगर हमें कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कोई केक मिल जाएगा और वो रिक्वायर्ड एरे में भी होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग उसको कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर फर्दर वो उस डिवीजन से जो केक मिल के आ रहा है वो इस एरे में नहीं है, तो फर्दर उसको डिवीजन का जरूरत है। और कभी भी नंबर ऑफ डिवीजन हमने नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट इन द एरे से ज्यादा कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। अब फर्दर इट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमेशा टॉप एलिमेंट को निकालेंगे। प्रायोरिटी क्यू में आपको पता होगा कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो सबसे ऊपर आता है, तो यहाँ पर टॉप मोस्ट एलिमेंट को अपन निकालेंगे। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट इसका 6 है, उसको निकाले अपन और इसको डिवाइड करेंगे। तो ये अगेन आप देख सकते हैं यही चीज है, 6/2 3, 6 + 1 7/2 अगेन 3, ठीक है, 3 3। आप देखो क्या 3 है आपके एरे में, नहीं 3 नहीं है आपके एरे में। क्या अगेन 3 है, दोनों 3 है, तो 3 तो आपके एरे में है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आप प्रायोरिटी क्यू में इन दोनों 3 को पुश कर दो, ठीक है। अभी आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो चुका है, आपके प्रायोरिटी क्यू में 6 था, अगेन आपने एम्प्टी कर दिया। अभी आपके प्रायोरिटी क्यू में 2 एलिमेंट है, 3 एंड 3, ठीक है। ये 2 एलिमेंट है आपके प्रायोरिटी क्यू में। अब अगेन आप आगे बढ़ो, 3 को डिवाइड करो, तो 3 को डिवाइड करोगे, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में उसको अपन निकाल के डिवाइड करेंगे। तो एक जाएगा 1, एक जाएगा 2। आप देख सकते हैं कि 1 जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है आपके पास, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का एक डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको n को आपको डिक्रीज कर देना है, क्योंकि एक आपको मिल चुका है उस टाइप का डिवीजन, ठीक है। और 1 को फर्दर आप डिवाइड नहीं करोगे, आपको दूसरा मिला है 2, ठीक है।
अगेन आप 1 को वापस नहीं डालोगे क्योंकि 1 तो एक सेटिस्फाई कर गया, फर्दर आप 2 को पुश कर दोगे, तो आपका प्रायोरिटी क्यू कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा 3 एंड 2। फिर अगेन अपन टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकालेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट इसका क्या है 1 एंड 2, सॉरी वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है आपका 3, और उसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा डिवाइड होके 1 एंड 2, ठीक है। अब अगेन आप देखो 1 तो है, 1 साइज का पीस तो आपके पास है, तो इसका आप काउंट घटा दो यहाँ पर, और क्योंकि आपने एक एलिमेंट मिल गया अगेन, तो यहाँ पर n माइनस माइनस आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अगेन फर्दर आप जो ये इस्तेमाल हो गया उसको तो छोड़ दो, और जो नहीं इस्तेमाल हुआ उसको आप वापस से अपने काइंड ऑफ प्रायोरिटी क्यू में डाल दो कि वो फर्दर डिवाइड होके अगर आना चाहे तो, ठीक है। तो अभी टॉप में 2 ही है, उसको अपन डिवाइड करते चलेंगे, 1 1 हुआ, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हो कि दोनों ही 1 यहाँ पर से इस्तेमाल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2। अगेन प्रायोरिटी क्यू में कुछ भी नहीं जाएगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट हट चुका है। अगेन जो रिमेनिंग टॉप है उसको अपन निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिवाइड होके अगेन 1 1 होगा, और ये दोनों अगेन आपके पास पीस रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पी क्यू का जो साइज है वो भी 0 और n जो है वो भी 0, तो ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, यहाँ से आप ब्रेक कर जाओगे। और अगर आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो एरे आपको दिया था उस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं कर पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हुआ तो इसका मतलब कि पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया है, ठीक है, इसका मतलब कि आपने सभी एलिमेंट को डिवाइड कर करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरे आपने असाइन कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में आपको यस रिटर्न कर देना है। बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उधर पे आके हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।